हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोसान केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है आपका लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या बात करेंगे? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बात करेंगे। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद इसको हम ट्रिक से भी समझेंगे कि हम कैसे परमाणु द्रव्यमान को हम याद कर सकते हैं। उसके बाद परमाणु भार कैसे निकाला जाता है, अणु भार कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और जो है औसत परमाणु भार कैसे निकाला जाता है, तो इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आप अगर देखिए कुछ टॉपिक में भी ऐसा एक्सप्लेन करने वाला हो, इस तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हो कि शायद जो है आपको देखने में मज़ा आएगा और आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। और चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या कह रहा है भाई, देखिए यहाँ पर है आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। तो इससे क्या है, तो हम कह सकते हैं कि सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यानी परमाणु से संबंधित कह सकते हैं एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम डाल्टन सिद्धांत कहते हैं। इसके कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। तो अगर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पूछ रहा है, अगर आप बोर्ड में हैं, ठीक है, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि आप क्लास 11th में हैं, तो अगर आपको स्कूल में लिखना होगा तो आप जो है इसको, ये जो प्रमुख बिंदु है यही मेन है और यही आपको लिखना होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है कि जो है जॉन डाल्टन जो है का परमाणु सिद्धांत जो है कब दिया गया था, तो 1808 में दिया गया था। अच्छा, अब अगला देखेंगे तो जो है डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, ये कहने का मतलब क्या था। तो कह रहा है द्रव्य जो होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। द्रव्य जो है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं भाई? परमाणु कहते हैं। बात है इसमें। तो द्रव्य जो है वो अति सूक्ष्म कणों से या अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। यानी हम इसे तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, या इसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर देखें तो एक ही जो है प्रकार के तत्वों के जो गुण होते हैं वो समान होते हैं। अगर कोई एक ही प्रकार का तत्व है, या कह सकते हैं एक ही प्रकार का क्या है तत्व है, तो उसका जो परमाणु का आकार होगा, परमाणु भार होगा, रासायनिक गुण होगा, वो सब क्या होंगे भाई? भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन है। क्या है? कार्बन है। तो कार्बन का जो देखिए कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आकार बड़ा है, हाइड्रोजन का आकार क्या है? छोटा है। ये इसका परमाणु भार जानते हैं 12 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है भाई? 1 होता है। ये हम जानते हैं। आया बस में नहीं आया? तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि कोई अगर अलग अलग तत्व है तो उसके जो परमाणु भार होंगे, या कह सकते हैं रासायनिक गुण होगा, ये सब भिन्न भिन्न होगा। लेकिन अगर एक ही प्रकार का है, एक ही प्रकार का, जब मान लो भाई कार्बन है, तो कार्बन का कार्बन ही है, तो परमाणु भार हो गया, अणु भार हो गया, रासायनिक गुण हो गया, ये सब क्या होंगे भाई? सेम होंगे। बात है इसमें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कह रहा विभिन्न तत्वों के परमाणु का आकार, विभिन्न तत्वों के जो परमाणु का आकार होगा, भार होगा, तथा रासायनिक गुण जो होंगे वो भाई भिन्न भिन्न होंगे। रासायनिक गुण क्या होंगे भाई? भिन्न भिन्न होंगे। क्लियर हुआ है? आया इसमें? अच्छा, अगला देखेंगे तो कह रहा है कि परमाणुओं को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बात है इसमें। यानी परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो भाई कर क्या सकते हैं? तो इनका हम परिवर्तन कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हम कर सकते हैं। यानी ये रासायनिक संयोग करके क्या होगा? अणु बना लेंगे, या हम कह सकते हैं कि यौगिक बना लेंगे। बात है इसमें। तो यही कह रहा है कि परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अगला देखेंगे तो कह रहा है कि परमाणु जो होते हैं वो संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। तो परमाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में संयोग करते हैं और क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों परमाणु हैं। अब ये संयोग करके क्या बना लेंगे? H2 यानी अणु बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अणु बना लेंगे। या हम ये भी लिख सकते हैं कि जो परमाणु होते हैं
वो भिन्न भिन्न परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। क्या बना लेते हैं भाई? यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। बात आया समय, लेकिन हमें मोस्टली जो है 5 ही पॉइंट लिखना होता है, इसलिए हम 5 पॉइंट को लिखे हैं, ठीक है, जो मेन है यही, ठीक। अच्छा, अब ये होता है भाई डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये हमने देख लिया कि डाल्टन का कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है, जो अविभाज्य है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। चलो ठीक है। अब ये जो थ्योरी है ये तो बाद में क्या हो गई? फेल हो गई। तो अगर हम कहें कि डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत का दोष अगर लिखना है कि इस परमाणु सिद्धांत जो है उसका दोष या कमियां क्या थी, तो हम जानते हैं कि परमाणु जो है वो अविभाज्य नहीं है। इन्होंने कहा कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है, यानी विभाजित नहीं हो सकता। जो कि बाद में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई तो ये पता चला नहीं भाई साहब, आप तो गलत कह रहे हो। परमाणु जो है ना वो भी विभाज्य है, यानी वो भी सूक्ष्म कणों से मिलकर के क्या है? बना हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, अब तो बहुत से ज़्यादा आ गए हैं, एंटी न्यूट्रिनो, है ना, ये सब कह सकते हैं। अब बात कर रहा है अगला, कह रहा है कि परमाणु ही एक प्रकार के तत्वों का गुण समान होता है। ये ठीक है, विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होंगे उनका जो गुण होगा, रासायनिक गुण होगा, वो भिन्न होगा, वो भी सही है। अब कह रहे हैं कि इसमें जब परमाणुओं को कह रहे हैं ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये जो नियम है या ये बिंदु जो है, प्रमुख बिंदु जो है, वो यहाँ पर हो जाता है फेल। कहोगे कैसे? तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है सॉरी, तो हम कह सकते हैं जैसे मान लीजिए हम नाभिकीय विखंडन कराते हैं। क्या कराते हैं हम? नाभिकीय विखंडन कराते हैं। तो एक परमाणु जो होता है वो दूसरे परमाणु में क्या हो जाता है? विसर्जित, यानी टूट जाता है, मतलब या दूसरे परमाणु में परिवर्तित हो जाता है ना। या तो हम ये देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास बेरिलियम है और जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यानी बेरिलियम पर जब हम अल्फा कणों की बमबारी करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे, तो हीलियम की जब बमबारी करते हैं तो ये बन जाता है क्या भाई? कार्बन बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? कार्बन बन जाता है। और यहाँ से न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो ये कार्बन बना है ना, ये तो नया तत्व हो गया। बात है इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि जब नाभिकीय संलयन होता है या नाभिकीय विखंडन होता है तो उस केस में ये जो नियम है ये क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। चलिए ठीक है। अगला कह रहा है कि इन्होंने तो ये बता दिया कि जो परमाणु हैं वो संयोग करके अणु बनाएंगे, या परमाणु जो है वो संयोग करके यौगिक बनाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया भाई क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। यानी इनको ये नहीं पता था, यानी डाल्टन ने ये नहीं बताया कि जो परमाणु है वो कैसे बनता है, इनकी संरचनाएं क्या होती हैं, इन अणुओं का गुण क्या होगा, ये जो अणु होंगे वो बंध कैसे बनाएंगे। यानी ये सब की व्याख्या करने में क्या थे? असफल थे। बात आया समय। अच्छा, तो कहेंगे कि भाई असफलता तो बता दिए, दोष यानी कमियां तो बता दिए, तो फायदा क्या है, हम इससे क्या समझ सकते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि रासायनिक संयोग के नियम, तो रासायनिक संयोग के नियम में हमें पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता। इसका मतलब परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, इस नियम का पालन करता है। उन्होंने ये भी कहा था कि परमाणु जो होता है वो संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। और हमने स्थिर अनुपात का नियम मतलब पढ़ा था कि परमाणु जो होते हैं वो निश्चित क्या होता है, निश्चित द्रव्यमान में संयोग करके अणु का या यौगिक का क्या करते हैं, वो निर्माण करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का, स्थिर अनुपात के नियम का और गुणित अनुपात के नियम का क्या करता था, पालन करता है, यानी उसको बताता है, यानी उसकी सही व्याख्या करता है। बात है इसमें। अब यहाँ पर आ गया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी थी। तो मैं वैसे बता रहा हूँ, बस इंट्रोडक्शन है, थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा फेंक रहा हूँ, आप लपेटिए। मतलब ये है कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो नोट्स में लिखना नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसमें परिवर्तन किया जा सकता था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। वो क्या? जैसे इसमें कहा गया कि एक ही प्रकार के तत्वों के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं।
एक ही प्रकार के तत्वों के गुण क्या होते हैं भाई, समान होते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो एक ही प्रकार के हैं लेकिन गुण क्या हैं, भिन्न भिन्न है। जैसे कार्बन हमारे पास 12 है, कार्बन हमारे पास 13 है और कार्बन हमारे पास 14 है, जिसे कहते हैं समस्थानिक। तो समस्थानिक में क्या हो रहा है, तत्व तो एक ही है ना, लेकिन इनके गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न हो गए। बात है इसमें। तो ये भी एक प्रकार की क्या थी, कमियां थी कि इन्होंने समस्थानिक और संभारिक के बारे में कोई बात नहीं किया था। बात है, समस्थानिक के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं किया था। आया बस में। चलिए, तो ये था आपका। और उसके बाद परमाणु नाभिकीय जब आप संलयन कराते हो, विखंडन कराते हो, बात आ रहा इसमें, तो उसमें भी अगर बात किया जाए तो अगर हम देखेंगे कि बहुत से ऐसी रासायनिक क्रियाएं हैं जिसमें पढ़ा गया है कि द्रव्यमान, जैसे मान लो लकड़ी है, आप जला रहे हो, जलाने पर हमें क्या मिलता है, धुआं है, राख है। उसके बाद अगर बात करें तो यही सब मिलेंगे, लेकिन ऊष्मा भी तो मिलेगी। तो ऊष्मा मिलेगी तो अगर हम इसमें आइंस्टीन का नियम लगाते हैं तो आइंस्टीन के अनुसार क्या होता है, E बराबर mc²। यानी अगर ये विकिरण उत्पन्न कर रहा है, क्या कर रहा है, ये विकिरण उत्पन्न कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, निकलेगा तो द्रव्यमान भी कम होगा। यही तो है, द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, एक कम होगा। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका मतलब हमें कह सकते हैं कि परमाणु को हम, यानी द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं, द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं। ये कहा गया था, किसके द्वारा कह सकते हैं कि आपका अब क्या नाम है उनका, आइंस्टीन के नियम के अनुसार कहा गया था, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देख लिया। अच्छा, अगला टॉपिक हम लोग बात करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता है कि परमाणु द्रव्यमान जो है वो क्या है और कैसे हम इसको निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान, एक बार इसको समझ लेंगे मतलब धीरज रख करके, तो आपको ये जो है एटॉमिक मास आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है क्या, किसी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान यह दर्शाता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। कह रहा है कि तत्व का एक परमाणु जो है, तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 जो समस्थानिक है, ठीक है, के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी होता है, ठीक है। यही क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो कहना नहीं, हमको समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। देखो, अगर हम जैसे गए, हम मार्केट, कहाँ गए, हम मार्केट जाते हैं, मान लीजिए अब मार्केट गए तो हमें लेना है कोई सामान, ठीक है। तो सामान जब लेंगे तो इसमें जो तराजू होगा ऐसे रखेगा, वो तराजू, एक तराजू यहाँ रख दिए, मतलब पैन ये होगा ऐसे, अच्छा, और ये तराजू वाला यहाँ से पकड़ा हुआ है ऐसे, ये हम आप मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर 1 किलोग्राम लिए हो आरस में, तो और यहाँ पर हमने चीनी लिया है, तो मान लीजिए 1 किलोग्राम हमने चीनी लिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, चीनी रखते जाओगे, जब दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि यह जो है चीनी 1 किलोग्राम है। मतलब कि जो चीनी है वह क्या है, इस वेट का, वजन का कितना, 1 किलोग्राम, यानी 1 गुना भारी है। कितना गुना भारी है, 1 गुना भारी है। अच्छा, अगर आपको 2 किलोग्राम लेना है तो हम ये कहेंगे कि इस वजन का, यानी जो वेट है उसका क्या है, ये 2 गुना भारी है। बात आ रहा इसमें, यानी आपको यहाँ पर कितना वेट रखना पड़ेगा, 1 किलोग्राम वाला, कहेंगे 2। बात आया इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1 किलोग्राम को से अगर हम मापें तो हमें 2 बार मापना पड़ेगा, 1 किलोग्राम एक बार और 1 किलोग्राम एक बार। अच्छा, अब ये कहोगे कि ये जो है चीनी कितना गुना भारी है, तुम कहेंगे 2 गुना भारी है। उसी प्रकार से कहा जाता है कि किसी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह यह बताता है कि तत्व का एक द्रव्यमान, यानी तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कार्बन 12 के, ठीक है, कार्बन 12 जो समस्थानिक है उसके एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। बात है इसमें।
कितना गुना भारी होगा। अच्छा, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है 1/12वां भाग कहने का मतलब क्या है, उसको एक बार थोड़ा और समझिए। यहाँ से जाएंगे फार्मूले पर, देखिए कह रहा है परमाणु द्रव्यमान बराबर अगर लिखेंगे तो कह रहा है कि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी जिसका आपको मापना है, जिसका आपको मापना है। अच्छा, कह रहा है 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, उस तत्व का जिसका आप निकाले उसका क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी भी हमें समझ में नहीं आया। मालूम है क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारी आदत है किलोग्राम में मापने की, और वो इसीलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से समझेंगे। कैसे, कह रहा मान लीजिए आप, जैसे मान लो हम 1 किलोग्राम वजन लेते हैं, ठीक है, हमारे पास वो जो वेट है, बाट है, वो 1 किलोग्राम का है या 500 ग्राम का। तो अगर उस पर 1 किलोग्राम लिखा हुआ तो हम समझ जाएंगे 1 किलोग्राम है, लेकिन अगर वही 1 किलोग्राम पत्थर वाला है तो आप शायद नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आदर्श पैमाना नहीं है ना, वो आदर्श पैमाना नहीं है, आइडियल नहीं है। तब क्या कहेंगे, भाई उस पर 1 किलोग्राम का स्टैंप लगा होना चाहिए। तो अभी आप जब नगर पंचायत में जाते हैं, ज़्यादातर जहाँ पर, या सिटी में जाते हैं, तो वहाँ पर 1 किलोग्राम का जो वेट है उस पर स्टैंप लगता है नगर पालिका कि हाँ वो 1 किलोग्राम का है या नहीं है। क्योंकि कुछ लोग 800 ग्राम बना करके 1 किलोग्राम का मोहर लगा देते हैं और आपको तौल के दे देते हैं, मिलता है 1 किलोग्राम 800 ग्राम, और आपको संतुष्टि रहता है कि भाई हमको 1 किलोग्राम मिला। तो इसका मतलब क्या है कि जो पेरिस में रखा गया जो पदार्थ है, उसमें बताया गया था, जब मैंने द्रव्यमान के बारे में बताया था, तो उसमें बताया गया कि जो भाई साहब वो जो 1 किलोग्राम है, वो जो पदार्थ रखा गया है उतना ही 1 किलोग्राम है, और वही पैमाना पूरे विश्व में चल रहा है। इसका मतलब हम जो भी 1 किलोग्राम हम लेते हैं वह उसी के सापेक्ष निकाला गया है। बात समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो परमाणु द्रव्यमान हम निकालते हैं, ये वास्तव में परमाणु द्रव्यमान नहीं होता है, यह आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या होता है भाई? आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान होता है। एक बार देखिए, एक बार इसको समझ लीजिए ना, तो आपको फिर दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी समझने की। ठीक है, तो कह रहा है आपेक्षिक द्रव्यमान, कह रहा है अपेक्षा करना होगा, रिलेटिव कोरिलेट करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। किससे? कह रहा है कार्बन 12 के। कह रहे हैं अच्छा कैसे? कह रहा देखो, अगर हमारे पास कार्बन है, कौन सा? कह रहा है 12 है, यानी इसका परमाणु भार कितना है या परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 है। ये इसको अगर हम क्या कर दें, 12 भाग में ऐसे बांट दें। कितने भाग में? 12 भाग में अगर हम ऐसे बांट देते हैं, तो मान लीजिए 1 है, ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी प्रकार से 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 9 10, मान लीजिए 8 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 11 हो गया और 12 हो गया। तो कह रहा इस कार्बन को अगर हम 12 भाग में बांट दें, कितने भाग में? 12 भाग में, तो इसका जो एक भाग का जो द्रव्यमान होगा, कितना? एक भाग का जो द्रव्यमान होगा, बात है इसमें तो ही रखा है, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान गुणे कितने? 1/12वां भाग होगा। अब उस एक भाग को निकाल करके तौल लो, अब उससे जो तुलना करोगे तो वही उस तत्व का क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। यानी वही कह रहा, किसी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, यह दर्शाता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। बात है इसमें? अच्छा, अब इसका जो द्रव्यमान है, इसका मात्रक क्या लिखते हो? 1 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड होता है। अच्छा, अभी भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा जो नीचे वाला पॉइंट है। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि भाई आपका परमाणुिक द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम यूनिफाइड भी कहते हैं, यानी एकीकृत द्रव्यमान। इसे क्या कहते हैं हम? एकीकृत द्रव्यमान कहते हैं। कहेंगे ये क्या होता है? तो कह रहा है एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, यानी किसके बराबर होगा। तो कह रहा है हमने तो तुलना किया था कार्बन 12 वाला, तो कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के, एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के क्या होता है? बराबर होता है। बात है इसमें? यानी
कार्बन समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के क्या होगा, बराबर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट इसके बराबर होता है। किसके बराबर, ये जो नीचे वाला पोर्शन है। अब इसी को हमें निकालना है यहाँ पे। कैसे, अगर देखा जाए तो कार्बन का, यानी ये जब प्रैक्टिकल से देखा गया तो कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। तो देखिए कार्बन दिया है भाई 12, कार्बन कितना है आपका 12 है, कार्बन आपका क्या है 12 है, ठीक है। कार्बन 12 का मतलब है कि इसका जो परमाणु भार है या द्रव्यमान है, तो परमाणु जो द्रव्यमान है वो तो भाई 12 है। कितना है, 12 है। अब अगर इसको हम ग्राम में लिखते हैं तो हम कहेंगे भाई साहब हमारे पास 12 ग्राम है। कितना है, 12 ग्राम कार्बन है। कितना ग्राम है, 12 ग्राम कार्बन है। तो 12 ग्राम कार्बन में कितने परमाणु होते हैं, तो आपको पता है कि इसे अगर हम देखें तो इसमें 1 मोल परमाणु होते हैं। कितने परमाणु, 1 मोल परमाणु होते हैं। अब कह रहा है 1 मोल कितना, तो कह रहा है 6.022 गुणे 10⁻23, यानी 1 मोल कितना होता है, 6.022 गुणे 10⁻23 होता है 1 मोल बराबर। बात आया, समझ नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि हमें तो निकालना था एक परमाणु का, और हमारे पास भाई साहब इतने परमाणु हैं 6.022 गुणे 10⁻23। अब देखो 10⁻ अगर 2 है तो हम 100 लिखते हैं, 10⁻3 है तो हम 1000 लिखते हैं, और 10⁻23 है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा परमाणु। तो 12 ग्राम में कितने परमाणु हैं, 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु हैं। तो कह रहा है एक परमाणु का द्रव्यमान बताओ। तो एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो क्या करोगे, 12 में भाग दे दोगे पूरे टोटल परमाणुओं से। तो इसका जो वैल्यू आता है वह 1.9924 गुणे 10⁻23 आता है। ठीक है, कितना आएगा, इतना ग्राम आ जाएगा। बात है इसमें, अच्छा इतना ग्राम होता है। 1 मिनट, यानी एक कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 1.9924 गुणे 10⁻23 ग्राम आता है। जो कहोगे हाँ ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। मालूम है क्यों इसको बदले हैं, क्योंकि आप कहलवा रहे हो। क्यों कह रहे हो कि भैया हमको ग्राम में बताओगे तभी हम समझ पाएंगे, अन्यथा हम नहीं बता पाएंगे। आया बस में, अच्छा अगला देखेंगे। अब कह रहा है कि एक एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 mu बराबर क्या होता है। तो परिभाषा से हमने देखा कि कार्बन 12 के समस्थानिक की एक परमाणु का जो द्रव्यमान है, ये वाला भाग जो हमने देखा भी है ना, कह रहा है तो यानी 1/12 हो गया गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो हमने ये निकाल लिया कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तो 1.99 गुणे 10⁻³ है, और 1 क्या होगा 12 गुना है। अब जब भाग दोगे तो एक एटॉमिक मास यूनिट का मान जो आएगा वो 1.67 गुणे 10⁻24 हो जाएगा। आया इसमें। अब इसका मतलब क्या है कि एक कार्बन का जो परमाणु, जैसे हमने क्या कहा कि एक कार्बन का जो परमाणु का जो द्रव्यमान है, ठीक है, उसको हमने एटॉमिक मास यूनिट में जो कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 1 mu बराबर, तो कह रहा है 1.67 गुणे 10⁻24 आ गया। अब ये जो है संख्या जो है ये तो कुछ ऐसे लग रहा है, रैंडम लग रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब इसी को हम बाद में कह देते हैं क्या, 1 mu। क्या हो जाएगा, 1 mu, यानी ये जो टोटल नीचे भाग लिखे थे ये पूरा, इसका मतलब है 1 mu हो जाएगा। और इसमें अब 1 से जब भाग दोगे तो जो भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान आएगा वो तो उतना ही आएगा। कहोगे हमको तो थोड़ा समझ में नहीं आया, तो दूसरा तरीका समझ। कह रहा कि जो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है वह 1.67 गुणे 10⁻24 ग्राम होता है। कहोगे हाँ ठीक है। अब क्या करना है कि अगर हाइड्रोजन का आपको परमाणु द्रव्यमान बताना है, क्या बताना है, परमाणु द्रव्यमान बताना है, तो कह रहा है ये कितना होगा। तो क्या कहा गया कि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी हाइड्रोजन की एक परमाणु का द्रव्यमान,
वो कितना है, तो कहेंगे 1.67 गुणे 10⁻⁻24 है। कितना है, 10⁻⁻24 है। अच्छा, बटे, अब बटे में जो लिखोगे तो क्या कह रहा है कि कार्बन 12 के 1/12 है भाग, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो कितना आया, वो भी वो 1 दशमलव यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट बटे क्या लिखोगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट, चूँकि ऊपर वाला तो ग्राम में है, ऊपर वाला क्या है भाई, ग्राम में है, तो हम क्या ग्राम में मतलब क्या है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ग्राम में बताना पड़ेगा, तभी ना आएगा। 1 मिनट के लिए अब देखिए इसको, अब कह रहा है इसको हमें 1 एटॉमिक मास यूनिट तो था, लेकिन हमें तो ग्राम में बताना था, तब कह रहा है कि इसको हम ग्राम में अगर लिखें तो 1.67 गुणे 10⁻⁻24 यही आया था। अब इससे क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, तो कितना आएगा, 1, कितना आ जाएगा 1, और इसी को कहेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को अब कहने लगे हैं यू, क्या कहने लगे, यू। बात है इसमें, तो यही क्या करना है, 1.67 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम लेना है, और आप हीलियम को ले लीजिए, तो हीलियम के एक परमाणु का जो द्रव्यमान आएगा उससे भाग दे देंगे, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से लिथियम ले लीजिए, लिथियम के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसमें आप 1.67 गुणे 10⁻⁻24 से भाग देंगे तो 7 गुना होगा, कितना गुना होगा, 7 गुना होगा, वही आया इसमें। तो ये हो गया, हम इस प्रकार से क्या करते हैं, परमाणु भार को हम निकालते हैं। चलो ठीक है, अब जो हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अब हमें देखो डिफिनीशन भाई कभी आता होता नहीं है। हाँ, अब इसमें अगर आप नीट जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पूछा जा सकता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 EMU बराबर कितना ग्राम होता है कार्बन का, तो 1.67 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम होता है। क्लियर हुआ। अब आएगा कि परमाणु भार जो है निकालना यानी याद करना पड़ता है हमें, है ना, और कहाँ तक, तो कहेंगे 1 से 20 तक परमाणु भार जो है वो हमें याद करना पड़ता है, शेष जो है वो आपको एग्जाम में दिया जाता है। बात है इसमें, यानी 1 से आपको परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के आपको 20 तक कैसे याद करना है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक क्या है, देखो परमाणु क्रमांक अगर देखेंगे, परमाणु जो है क्रमांक, एक मिनट, देखिए परमाणु क्रमांक जो है वो आपके 2 तरीके के होंगे, कहेंगे क्या, कौन सा, इसको हम लिखेंगे Z से। कह रहा है कि मान लीजिए परमाणु क्रमांक अगर हमारे पास सम आ रहा है, क्या आ रहा है, सम आ रहा है, बात आ रहा है समय, सम आ रहा है, तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 से गुणा कर लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो उसके परमाणु भार के बराबर हो जाएगा। बात है इसमें, अगर परमाणु क्रमांक सम है यानी इवन नंबर में है तो उस केस में उसके परमाणु क्रमांक में 2 से गुणा कर लेंगे यानी 2 गुना कर लेंगे, आपका परमाणु भार आ जाएगा। अच्छा, तीसरा अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर कह रहा है कि ये भी दूसरा प्रकार, तो कह रहा है अगर मान हो सकता है विषम आ जाए यानी 1 3 5 7 9 ऐसे आ जाए, तब तो कह रहा है क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है Z यानी 2 गुना प्लस 1 कर देना है, 2 गुना करने पर 1 जोड़ देना है, 2 गुना भी करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो विषम वाले परमाणु भार के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन साथ में इसमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ क्या है भाई, अपवाद भी हैं, ये बात समझेंगे। अब कहोगे कौन सा, देखिए इसमें देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन अपवाद में है, बेरिलियम, बोरान और आर्गन यानी 4 ऐसे तत्व हैं जो अपवाद में हैं और सब समझ लीजिए सटीक बैठता है। कैसे, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1 है, तो मैंने क्या कहा विषम है, तो विषम में अगर 2 से गुणा कर दोगे 1 का और +1 तो कितना आएगा 3, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, ये हाइड्रोजन का 1 है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पर हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम का परमाणु भार देखिए, परमाणु क्रमांक 2 है, क्या है 2 है, तो ये इसका मतलब सम है, क्या है सम है। तो अगर ये सम है तो इसका मतलब क्या कहा गया, 2 से गुणा कर लिए, तो 2 है तो 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। यानी देखिए हीलियम का परमाणु भार कितना हो गया आपका, 4 हो गया।
लिथियम का निकालोगे तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है ना, तो विषम है। तो 3 का अगर हम 2 गुना करें तो 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 7। तो देखिए लिथियम का कितना है आपका 7 है। अब यहाँ पर बेरिलियम वाला थोड़ा सा अपवाद है, मैंने कहा बेरिलियम का होता है इसमें 4 दूनी 8 होना चाहिए था लेकिन होता नहीं है, इसमें होता है 9, ठीक है, इसका 9 होता है। अच्छा बोरान का देखेंगे तो 5 है, तो 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10 है और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कार्बन का अगर देखेंगे तो कार्बन का 6 दूनी 12 सही है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर नाइट्रोजन याद रहे, बोरान हटा देंगे, यहाँ पर कौन होगा नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन वाले याद करना है, ठीक है, ये अपवाद वाला, तो इसका होगा 14। अब यहाँ ऑक्सीजन क्या है 8 है, 8 दूनी 16 तो 16 है। इसका देखेंगे 9 दूनी, अब सब सही है, ठीक है, 9 दूनी 18 यानी 9 क्या है आपका एक विषम है यानी ऑड नंबर में है, तो 9 दूनी 18 और 1 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। नियान है, नियान का परमाणु क्रमांक 10 है यानी कह सकते हैं कि आपका ये सम संख्या में है, तो 10 को में 2 का गुणा कर लेंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर सोडियम की बात करें, सोडियम का 11 है यानी विषम है, तो विषम के लिए 2 गुने से 1 ज़्यादा करना है, तो 11 दूनी 22, 1 जोड़ लेंगे 23 हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है उसका 12 है, तो 12 सम संख्या में है, डबल करेंगे 12 दूनी 24 हो जाएगा। और एल्युमिनियम का देखेंगे तो 13 है, 13 का गुणा 2 बार करेंगे 13 दूनी 26 और 1 जोड़ लेंगे 27 हो जाएगा। सिलिकॉन का है 14 है, 14 दूनी 28 है, देखो याद हो गया। 15 है तो 15 दूनी 30 और 1 जोड़ देंगे 31 हो जाएगा, ये भी याद हो गया। 16 दूनी 32 याद हो गया। क्लोरीन का देखो 35.5 होगा। अब इसके लिए हमें अभी अगला देखना पड़ेगा औसत परमाणु द्रव्यमान। क्लोरीन का याद रखेंगे देखो 17 दूनी 34 होता है, 1 जोड़ेंगे 35 आएगा, लेकिन 0.5 और एडिशन करना पड़ेगा। अब इसका आर्गन का मैंने कहा अपवाद के तौर पर आप याद रखेंगे, ठीक है, तो आर्गन का 18 होता है, 18 दूनी 36 होगा, लेकिन अब 2 इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट आपको ये 4 जो है तत्व यानी हाइड्रोजन छोड़ दें, हाइड्रोजन है और बेरिलियम है और नाइट्रोजन है और ठीक है नाइट्रोजन है और उसके बाद आर्गन है, यानी इन 4 तत्वों को छोड़ दें तो सब जो है वो शेष आ जाएंगे यानी सटीक बैठेंगे, ठीक है, ट्रिक पर सटीक आएंगे। चलिए अगला कह रहा है कि जैसे क्लोरीन का हमने कहा कि 35.5 आता है, तो कहेंगे हमको ऐसा समझ में नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर जो हम लिखते हैं परमाणु भार वो होता है आपका औसत। क्या होता है औसत? तो कहेंगे औसत कैसे निकाला जाता है? तो औसत ऐसे निकाला जाता है कि मान लीजिए जैसे हमारे पास क्या है कार्बन है, क्या है कार्बन है। अब कार्बन जो है वो 12 में भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, यानी इसके कुल 3 समस्थानिक होते हैं। कितने? कुल 3 समस्थानिक होंगे, यानी एक का परमाणु भार 12, एक का परमाणु भार 13 और एक का परमाणु भार 14 होगा। कहेंगे अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो कहना क्या चाहते हैं? तो देखो इनकी प्रकृति में जो पाए जाने की संभावना होती है वो अलग अलग होती है। तो कार्बन 12 जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, कार्बन 13 है और 14 जो है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इनका जो है हम औसत निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हम औसत निकालते हैं। बात आ रहा है समझ? जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन एक 35 होता है और एक क्लोरीन आपका 37 होता है, यानी 2 इसके समभारिक यानी कह सकते हैं 2 आपके समस्थानिक होते हैं। परमाणु क्रमांक क्लोरीन का 17 होता है, लेकिन परमाणु भार एक का 35 और एक का 37 होता है। कह रहा ठीक है। अगर देखा जाए तो प्रकृति में क्लोरीन जो पाया जाता है, ठीक है, वो ज़्यादातर यानी ये 35 वाला है अगर, तो हम कहेंगे ये 75.53 होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर देखें ये वाला जो है ये पाया जाता है लगभग 24.47%। बात है इसमें, तो सबसे ज़्यादा कौन पाया जाएगा? 35.53% वाला। तो इसलिए जब इसका हम औसत निकालते हैं तो 35.5 आता है। अब आगे देखेंगे ऐसा कैसे निकलता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो एक्चुअल में हम जो परमाणु भार लिखते हैं या द्रव्यमान लिखते हैं वो औसत होता है।
क्या होगा आपका औसत होता है, क्योंकि समस्थानिक तो कई होते हैं। चलिए अब औसत द्रव्यमान का जो है परमाणु द्रव्यमान हम कैसे लिखेंगे, उसको परिभाषित कैसे करेंगे उसको लिखेंगे। कह रहा किसी तत्व का जो परमाणु है वो कार्बन परमाणु द्रव्यमान जो है वो कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में तत्व के परमाणु का क्या होता है, औसत आपेक्षिक द्रव्यमान कहलाता है। क्या होता है, औसत आपेक्षिक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक, अब इसको निकालेंगे कैसे, तो कह रहा है औसत परमाणु द्रव्यमान जिसका भी निकालना होगा वो कह रहा है m इंटू ए है और n इंटू बी है। तो m क्या है, तो कह रहा है कि ये जो है ये प्रकृति में बहुल्यता है, यानी कितनी मात्रा में ये पाया जा रहा है, ये तत्व जो है वो जो है कितनी मात्रा में पाया जा रहा है। अच्छा कहेंगे n क्या है, n जो है वो कहेगा कि b जो है वो प्रकृति में कितनी मात्रा में पाया जाता है, बटे क्या करोगे 100, बटे क्या हो जाएगा 100, बात है इसमें। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि m जो है और n अनुपात जो है वो कहेगा कि a और b की प्रकृति में बहुल्यता यानी कितनी उपस्थित, और ये क्या है, तत्व a और b क्या है, तो तत्व a का द्रव्यमान है और b जो होगा वो b तत्व का द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिए। अभी आगे हम एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, उससे हमें क्लियर पता चलेगा। अब न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखिए कह रहा कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्लोरीन में 75.53% जो है क्लोरीन 35 है। ठीक, अच्छा जिसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 34.946 ग्राम है। ठीक है, 969 यूनिफाइड है, तथा 24.47% क्लोरीन 37 है, जिसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 36.996 यूनिफाइड है। तो कह रहा है क्लोरीन के औसत परमाणु भार यानी एवरेज एटॉमिक मास की गणना कीजिए। कह रहा है कैसे निकलेगा, तो देखिए क्लोरीन का अगर हम औसत परमाणु द्रव्यमान निकालें, क्लोरीन का औसत अगर परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, परमाणु द्रव्यमान। तो आपको क्या फार्मूला बताया गया कि अब देखो क्लोरीन कितना है परसेंट पाया जा रहा है, तो कह रहा है 75.53% पाया जा रहा है। अच्छा कह रहा है कौन सा, तो कह रहा है उसका द्रव्यमान गुणा करो, तो कह रहा है 34.96 ग्राम वाला। तो हम कहेंगे यहाँ पर गुणे लिखोगे 34.969 आया बस में, यानी प्रकृति में ये बहुल्यता कितना है तो उसको लिखना है, गुणे उसी का द्रव्यमान कर देना है। ठीक है, ये हो गया। अब प्लस लिखेंगे दूसरा वाला कह रहा है कि भाई हमारे पास 24.47% कौन है, क्लोरीन 37 है। बात आ रहा है, फिर से समझिए, क्लोरीन जो है आपका 35 वाला जो है वो है, उसको देखेंगे तो ये कह रहा है कि भाई ये 75.53% है, और इसका परमाणु भार जो है द्रव्यमान वो है आपका 34.969 है। करो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कह रहा है कि क्लोरीन जो आपका 37 है ये जो है पाया जा रहा है कितना प्रकृति में, तो कह रहा है कि 24.47 है, और परमाणु द्रव्यमान कितना पाया जा रहा है, तो कह रहा है 36.966 है इसका। तो कह रहा है औसत बता दो, तो क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, इन दोनों का आपस में गुणा, काम हो गया। तो इसको क्या लिखोगे 24, तो 24.47 ये हो गया प्रकृति में बहुल्यता यानी कितना पाया जा रहा है, गुणे। अब इसका परमाणु भार कितना है, तो कह रहा है 36.966 बटे, अब इसको घेर लीजिए। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा बटे 100, या किसी बुक में देखेंगे तो आपका जो प्रकृति में बहुल्यता है उसी को जोड़ दिया होगा, उसी को जोड़ दिया गया होगा तो 100 ही आएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 75.53% ये था और 24.47% ये था, अब जोड़ोगे तो 100 ही आएगा ना, इसलिए यहाँ पे 100 से भाग देंगे। अच्छा ठीक है, कहेंगे हम भाग दे दिए, तो जब भाग दोगे तो इसका जो आंसर आता है वो आता है आपका 35.9, सॉरी एक मिनट,
यानी आपका आता है, इसको भाग देंगे आप तो 34 ठीक है 49 के आसपास आता है ना। 34 में कितना आता है 49। एक बार इसको गुणा भाग करके देखिए कितना आ रहा है। मोबाइल उठाइए और बताइए इसका कितना आएगा। 34.49 या 5 आएगा कुछ। अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा इस पर। तो एक बार इसको देख लेंगे 34.45 आएगा। कितना आएगा 45 आएगा। तो इसको अप्रॉक्स कितना मान लेते हैं 35.45 आएगा। तो इसका आंसर जो आता है वो 35.45 होता है। अब इसी को अप्रॉक्स मान लेंगे तो 35 क्या आएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35.5 आ जाएगा। इसीलिए क्लोरीन का जो औसत परमाणु भार होता है वो 35.5 लिखा जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है, तो क्लोरीन जो होता है वो आपका कितना होगा, तो क्लोरीन दो प्रकार का होता है। एक 37 होता है परमाणु भार वाला और एक कितना होता है 35 होता है। लेकिन दोनों को नहीं लिखा जाता। सोचो, दोनों को नहीं लिखा जाता है। लिखा कितना जाता है 35.5। इसका मतलब ये औसत लिखते हो। क्या लिखते हो, औसत लिखते हो। बात आया समय। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही मार्वलस क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि प्रकृति में नाइट्रोजन 2 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है। प्रकृति में जो नाइट्रोजन है वो 2 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है। एक है आपका 14 और एक है 15। यानी नाइट्रोजन जो है वो 2 है। नाइट्रोजन कितना है आपका 2 है। तो एक है आपका नाइट्रोजन 14 है और एक का नाइट्रोजन है आपका 15 है। चलो ठीक है। अब कह रहा है यदि नाइट्रोजन का औसत परमाणु भार, यानी ये तो गिवन है, यहाँ लिखेंगे गिवन, क्या दिया गया है अरस में, वो क्या दिया गया है, तो कह रहा है कि नाइट्रोजन का औसत द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान एक मिनट, औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान जो दिया है वो कितना दिया भाई 14.0067 दिया है। तो कह रहा है दोनों समस्थानिकों की बहुल्यता ज्ञात कीजिए, यानी दोनों समस्थानिक कितना पाए जाएंगे। अच्छा ठीक है, बहुत उड़ रहे हो, कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे माना, एक को मानना पड़ेगा, किसी को मान लीजिए, माना किसी को भी मान लीजिए, ठीक है। माना N14 है, N14 है समस्थानिकों की जो बहुल्यता है, यानी प्रकृति में पाए जाने की संभावना, बहुल्यता वो बराबर कितना है, मान लीजिए बहुल्यता है वो है आपका x। समस्थानिकों की परसेंटेज बहुल्यता यानी प्रतिशत बहुल्यता जो है वो कितना है, मान लो x है। ये तो नाइट्रोजन आपका 14 हुआ, तो 100% है, तो 100 में से तो x मान लिए क्या, नाइट्रोजन 14, तो ये नाइट्रोजन 15 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 100 में से जो बचेगा, तो नाइट्रोजन 15 है समस्थानिकों की जो बहुल्यता है, कि जो परसेंटेज बहुल्यता होगी, प्रतिशत बहुल्यता होगी, यानी वो कितना हो जाएगा, तो 100 में से क्या कर दोगे, उसी x को घटा दोगे, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कितना होगा बहुल्यता। चलो ठीक है, ये तो हमने बेसिक हमारा जो कंसेप्ट था वो हमने लिखा। चलो ठीक है, अब अगर जाना है तो आप क्या लिखोगे, औसत परमाणु भार, यानी नाइट्रोजन का औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत अगर हम परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर, तो ये नाइट्रोजन 14 लिखोगे, नाइट्रोजन 14 है की बहुल्यता, यही ना लिखते हो, तो नाइट्रोजन आपका 14 का बहुल्यता मान लीजिए वो x था। अच्छा, उसका क्या लिखोगे, परमाणु द्रव्यमान लिखोगे, गुणे बहुल्यता गुणे क्या होता है द्रव्यमान, तो 14 का लिखे होगे तो गुणे 14 करोगे, ये हो गया। अच्छा, प्लस
कह रहा है 15 है, यानी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन 15 की बहुल्यता कितनी है, तो कह रहा है 100 माइनस x था। ठीक है, अब इसका परमाणु भार से इसे गुणा करना पड़ेगा, तो गुणे कितना लिखोगे 15। चलो ठीक है, बटे कितना होता है 100% प्रतिशत है तो 100% बात है इसमें। अच्छा, औसत परमाणु द्रव्यमान वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कह रहा है 14 है। कितना है आपका 14, तो यहाँ पर लिखेंगे 14.0067। चलो ठीक है, अब इसका गुणा करोगे तो 14x हो जाएगा, और इसका गुणा करोगे 100 में 15 का तो 1500 हो जाएगा, और x का गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा 15x। बोलो बात समझ आया, बटे क्या हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा आपका 100। चलो ठीक है, अगर 100 का गुणा इसमें करते हैं तो ये हो गया भाई 1400, इधर इसको लेके जाइए इधर, तो एक बटे में है तो इधर गुणे में हो जाएगा, तो 1400 हो जाएगा 67 बराबर 14x प्लस 1500 माइनस 15 और x होगा। चलो ठीक है, अब अगर इसको हम इधर ले जाएं तो 15x माइनस में इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 15x प्लस में आ जाएगा। बात है इसमें। अब उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर देखिए 14x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 14x। आया बस में। चलिए अगला देखते हैं। अब इस 14 को इधर ले जाओ तो 1500 माइनस कितना हो जाएगा आपका 1400.67 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 99.233 आ जाएगा, 99.33 आ जाएगा, यानी 99.33 आ गया। अच्छा, अब 14 को 15 में घटाओगे, 15x को 14x से तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, यानी x बराबर जो है वो आपका 99.33% हो गया। यानी x किसको माना गया था, तो नाइट्रोजन के समस्थानिकों की बहुलता मानी गई थी। तो अतः लिखेंगे नाइट्रोजन 14 है, ठीक है, नाइट्रोजन 14 है के की प्रतिशत बहुल्यता, प्रतिशत जो बहुल्यता है वो कितनी है, तो कहेंगे 99.33% है। ठीक। अच्छा, अब कह रहा है नाइट्रोजन 15 वाला कितना होगा, तो नाइट्रोजन 15 की जो प्रतिशत बहुल्यता होगी वो कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि 100 माइनस x ही तो कंसीडर किए थे, तो 100 हो गया और x की वैल्यू आ गया 99.33, यही ना होगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 0.7% हो जाएगा। यानी नाइट्रोजन जो है 15 वाला जो समस्थानिक है वो केवल 0.7% पाया जाता है, और जबकि नाइट्रोजन जो 14 है वो कितना परसेंट पाया जाता है, तो कहेंगे 99.33% पाया जाता है। इसीलिए अगर देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा किसका है 14 वाला, इसीलिए आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक मास जो होता है वो 14 लिखा जाता है। चलिए लास्ट अब टॉपिक हम लोग बात करेंगे जिसे कहते हैं आणविक द्रव्यमान, यानी मॉलिक्यूलर जो है आपका मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको निकालना आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ज़रूर चेक करेंगे, ये आपका वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। चलिए ठीक है, अब कह रहा है कि जो आणविक द्रव्यमान यानी होता क्या है, तो देखिए हमने क्या कहा था कि परमाणु जो द्रव्यमान है वह संख्या होती है जो ये दर्शाता है कि परमाणु का जो एक परमाणु जो है वो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो वहाँ हम परमाणु की बात कर रहे थे, यहाँ हम अणु की बात करेंगे, बस अंतर यही है। जैसे कह रहा है कि भाई आप 1 किलोग्राम से तौलना है तो चाहे आप चीनी को तौलो, चाहे आप चावल को तौलो, चाहे आप गुड़ तौलो, जो मन कहे वो तौलो। बात आ रहा इसमें। तो वही यहाँ भी कह रहा है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड पैमाना है वो तो भाई कार्बन 12 है समस्थानिक वाला, वो हट नहीं सकता। आया बस में। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो सब में सेम होगा, चाहे आप परमाणु भार निकालो, परमाणु द्रव्यमान निकालो या अणु का द्रव्यमान निकालो, ऊपर ही बचेगा क्या, ऊपर अगर आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो लिखेंगे
कि परमाणु के तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, और अगर यहाँ अणु निकालने हो तो क्या लिखोगे, पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान, अंतर यही है। और यहाँ पर हो जाएगा पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, कैसे परिभाषा लिखोगे उसको लिखिए, किसी पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान होता है वह संख्या हो जाती है जो ये दर्शाता है कि पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी होता है। बस में आया, किसी पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान है वह संख्या होती है जो ये दर्शाता है कि किसी पदार्थ का एक अणु का जो द्रव्यमान है वो कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। वही हो गया, ये परिभाषा आप लिख लेंगे। अब देखो अणु कैसे बनता है। देखिए अणु कैसे बनता है भाई, कहेंगे परमाणुओं से। किससे बनेगा, परमाणुओं से। जैसे मान लीजिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, यही ना। तो अगर हम इसका परमाणु भार लिखें और हम इस ऑक्सीजन का परमाणु भार लिखें तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ 1/12 गुणे 1/12 यही होगा। अगर इसकी आप तुलना करोगे ना तो इसका एक निष्कर्ष निकलता है, ये नीचे वाला, ये नोट करके रखेंगे। क्या, किसी अणु का जो आणविक द्रव्यमान है उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के द्रव्यमानों का क्या होता है भाई, योग होता है। यानी अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्या निकालना है, अणुभार या आणविक द्रव्यमान, या अणुभार कहिए या आणविक द्रव्यमान निकालना है, अणु का द्रव्यमान निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, कार्बन का परमाणु भार जो होगा और दोनों ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होगा उसी को जोड़ लो, जोड़ने पर जो आएगा वही आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। बात आए समझ, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर यही ध्यान में रखना है, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। अब मैं आपको बता दूं, अब परिभाषा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस फार्मूले को ऊपर वाले को याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब जो आ रहा है बात उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये आपका केमिस्ट्री का बेस मजबूत करेगा, इसलिए आप इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे कह रहा है कि H2O का जो है, H2O का आणविक द्रव्यमान, H2O का आणविक द्रव्यमान, तो देखिए आणविक द्रव्यमान कहे या अणुभार कहिए, लगभग एक ही बात है। आणविक द्रव्यमान ये कहेगा द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है, ये निकालना है। तो क्या निकालना होगा, कितना हाइड्रोजन है, तो कहेंगे 2 गुणे हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। कैसे लिखोगे, परमाणु का एक बता दे रहे हैं, उसके बाद पूरा आप देखते चले जाएंगे। परमाणु का द्रव्यमान यानी 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणे 1 हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होगा। अगला आएगा जैसे तत्व तैसे लगाएंगे प्लस, क्या लगाओगे, प्लस। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 गुणे लिखोगे क्या, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर कितना है, 2 है, गुणे हाइड्रोजन का परमाणु जो द्रव्यमान है वो कितना है आपका 1। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, देखिए अभी मैंने कहा ऑक्सीजन का याद नहीं है ना, परमाणु क्रमांक तो याद होगा, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। परमाणु भार कैसे निकालेगा, तो कहा गया कि अगर परमाणु क्रमांक सम में है तो उसका डबल कर दो, तो 8 है तो 2 गुना कर दोगे तो 8 दूनी 16, यानी इसका परमाणु भार हो जाएगा। तो इसका परमाणु भार हो जाएगा 1 गुणे 16, 1 गुणे 16। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे 2 + 16 बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो जल का आणविक जो द्रव्यमान होता है या अणुभार कहेंगे वो कितना होगा आपका, 32 यूनिफाइड होगा। चलो ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का जो परमाणु भार होगा या आणविक जो द्रव्यमान है वो कितना होगा, आणविक द्रव्यमान वो कितना होगा। तो अगर देखें तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1। बात है इसमें, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। देखिए कहा गया परमाणु क्रमांक होता है भाई 6, ध्यान में रखेंगे परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। मैंने कहा समय अगर आ रहा है परमाणु क्रमांक 2 से गुणा कर दीजिए तो 6 तो नहीं 12,
तो यहाँ 12 हो गया परमाणु भार। अगला जैसे आएगा आप क्या करोगे, प्लस लगाओगे। ऑक्सीजन कितना है, 7 है, सॉरी 2 है, तो यहाँ 2 लिखोगे। एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन अगर आपको परमाणु भार बताना है तो इसको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि सम में है, तो सम में है तो डबल कर दो, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 2 गुणे 16, तो टोटल कितना आ जाएगा, 12 कम 12 और 16 दूनी 32 बराबर कितना हो जाएगा, 44 यूनिफाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 यूनिफाइड। पहले जो लिखा जाता था वो 1 mu लिखा जाता, एटॉमिक मास यूनिट लिखा जाता है, ठीक है, ये समझ गए। चलिए तीसरा अगर बात करते हैं, जैसे हमारे पास जो है ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है, ऐसे दे दिया है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा, 1 मिनट। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान या आणुभार कहिए, वो कितना हो जाएगा। तो कहेंगे भाई पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए तब ना आएगा। तो फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। तो इसका देखेंगे तो C6H12O6 होता है ग्लूकोज का, है ना। अच्छा, कहेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, 6, तो 6 लिखोगे। गुणे कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है भाई 6, बस संख्या में नहीं जाएंगे कि 6 है तो 6 लिख दे, नहीं, परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु भार कह रहा सम है तो डबल कर दो, 6 दूनी 12, तो 1 का 12 होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 12 से 72 जोड़ लेंगे। अच्छा, अब कह रहा है कि हाइड्रोजन का कितना होता है, तो भाई हाइड्रोजन का तो 1 होता है, और 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। संख्या कितनी है, तो कहेंगे 12, यहाँ 12 लिखोगे। अच्छा, अगला जब आओगे कह रहा ऑक्सीजन बताओ, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो कहेंगे 6, तो कहोगे ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा, कहेंगे सर हमें याद नहीं आ रहा है। तो देखो परमाणु क्रमांक 20 तक याद रखो, कहा गया सम अगर है तो डबल, विषम है तो 2 गुना से 1 ज़्यादा कर लो, बस हो गया। तो इसका 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो आपका अगर देखेंगे तो 16 दूनी 32 हो गया, 12 कम 12 हो गया, और 16 छक्के 96 हो गया। बात है इसमें, अगर इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 32 और 12 और 96, तो 6 4 10 हो गया, 9 10 3 13 और 1 14, 12 छक 32 हो गया, हद है, 12 छक 72 हो गया, है ना। तो यहाँ पर हो गया 72, तो 9 और 1 10 7 17 18 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो इसका एटॉमिक मास जो यूनिट है वो आपका यानी यूनिफाइड जो है वो 180 आ जाएगा। चलो ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि अमोनिया का क्या होगा, अब इसका अमोनिया का आप खुद बताइए, ठीक है। चौथा मैं आपको बता रहा हूँ, चौथा अमोनिया यानी NH3 का, अगर आप समझ गए तो NH3 का जो है आणविक द्रव्यमान या अणुभार, आणविक जो है द्रव्यमान या इसी को कहेंगे हम अणुभार, वो कितना होगा आप इसको खुद बताइए, ठीक है। अच्छा, अगला हम देखते हैं 5वां, कहेंगे कि अच्छा सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान बताइए। तो अमोनिया वाला आप कमेंट करके बताइए कितना आएगा, ठीक है। तो H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहते हैं का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना आएगा, आणविक जो द्रव्यमान है वो कितना आएगा, ठीक है, आणविक द्रव्यमान, है ना। तो देखिए हाइड्रोजन कितना भाई 7 है, देखिए हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ही होता है। सल्फर का देखिए, सल्फर का मैंने कहा परमाणु क्रमांक होता है 16, और इसका परमाणु भार कैसे याद करोगे, तो कहा गया 16 में 2 का गुणा कर दो क्योंकि सम है, रीना यादव 17 है, ठीक है, वेरी गुड। देखिए नाइट्रोजन का जो है रीना यादव ने आंसर दिया है 17 होगा, फिर ठीक है, वेरी गुड। इसी तरीके से आप एक्टिव रहिए और ये समझते जाइए। नाइट्रोजन कह रहा है कि भाई साहब देखो हमारे पास इसका होता है 1 है तो इसका होता है 14, और
हाइड्रोजन की संख्या है 3 और 3 में गुणा करेंगे 1 का, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 14 3 कितना हो गया आपका 17 यूनिफाइड, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का होगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना है आपका 2 है, सल्फर कितना है भाई 1 है, तो 1 गुणे 1 सल्फर का कितना होता है भाई 32, सल्फर का परमाणु भार कितना हो जाएगा 32। अगर ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 और 1 ऑक्सीजन के कितना होता है भाई 16, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका बताइए, तो हम कहेंगे 2 और प्लस 32 और प्लस 16 चौको 64, है ना, होगा। अब हो गया 4 2 6 2 8 हो गया और 6 3 9, यानी 98 यूनिफाइड हो गया। क्या हो गया आपका 98 यूनिफाइड हो गया। बात आया इसमें। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं। अच्छा एक और देख लेते हैं जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, ऑक्जेलिक अम्ल छठवां। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास क्या है ऑक्सैलिक अम्ल है, ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करवाते हैं आपके प्रैक्टिकल में, चाहे आप क्लास 12th में है या 11th में। ऑक्सैलिक एसिड का अगर हम क्या कर दें यानी अणुभार निकालें तो C2, ठीक है, H4 और C4H2O4 होता है ना, O4 इंटू 2H2O। अगर इसका फार्मूला देखोगे तो ऐसा होता है COOH ऐसे, और यहाँ होता है COOH। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ मिलता है ऑक्सैलिक अम्ल, तो टमाटर में मिलता है, कहाँ मिलता है टमाटर में। तो 2H2 अलग है, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 कार्बन हो गया, ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गया। अब इसका पूछेगा, ठीक है। तो कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, कार्बन का परमाणु भार 12। अब देखिए हाइड्रोजन का अगर देखोगे तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 दूनी 4, 4 2 6 हो गया, तो 6 हो गया गुणे 1 है, प्लस ऑक्सीजन की संख्या 4 यहाँ है और 2 यहाँ है, 4 2 6, तो 6 गुणे हो जाएगा कितना कहेंगे 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। अब 12 दूनी 24, ये हो गया 6, 16 छक्के 96, तो 96 अगर लिखोगे तो गया आपका 100, 120 और 126, यानी ऑक्सैलिक अम्ल का जो अणुभार होता है वो आपका 126 होता है। कितना होगा 126 होता है। इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि एसिटिक अम्ल है, क्या है आपका एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक एसिड अगर है, एसिटिक एसिड मतलब CH3 है और COOH है, तो इसका परमाणु भार कितना होगा आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो आज का मेरा लेक्चर जो हुआ आपका समाप्त हुआ। तो अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। कल जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको मोल कंसेप्ट आपको पढ़ना है, देखिए अगर मैं कहूँ इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर का सबसे कह सकते हैं मोल कंसेप्ट जो है वो रीढ़ की हड्डी है। कहीं भी आप जाएंगे तो मोल कंसेप्ट बार बार पूछता है, तो मोल कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पूरा टोटल जो है मोल कंसेप्ट जो है आज देखेंगे और माने कल देखेंगे और परसों, यानी मोल कंसेप्ट हम 2 दिन में ख़त्म करेंगे। और क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इसलिए आपका 100% कंसेप्ट क्या है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हालांकि अगर एक ही लेक्चर में हो जाएगा तो एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन हमें धीरे धीरे सीखना है और अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो एक बार ज़रूर लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके